नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज अध्याय 4 लेकर आ गए जो कि है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण बनता कैसे है? किसी न किसी समस्या को, शाब्दिक समस्या हमारे जीवन में आती है तो उसी से समीकरण बनता है। और समीकरण का बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस समस्या को हल करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है और अध्याय 4 जिसमें अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण किसी समस्या से कैसे बनता है और उसका हल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक समस्या लेते हैं अपन, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या है कि एक धार्मिक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष साहब हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई एक मैदान है, वहाँ पर अपने को 300 वर्ग मीटर जगह चाहिए और 300 वर्ग मीटर जगह वहाँ पर चाहिए। पर उन्होंने एक बात ये भी कही है कि उन्होंने क्या कहा है कि लंबाई जो है वह होना चाहिए चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक होना चाहिए। ये बात धार्मिक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वह बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक होना चाहिए। इस तरीके से आप माप के उसको 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल वाली जगह बनाओ, ये उन्होंने कह दिया। तो अब अपने दिमाग में आता है कि 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भी होना चाहिए और जगह भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा है। तो यहाँ पर मैंने एक स्थिति आपको बता दी। अब इस स्थिति को देखकर हमें एक समीकरण बनाना होगा। तो इस स्थिति से जो समीकरण बनेगा वह द्विघात समीकरण होगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई के, तो हम मान के चलते हैं कि चौड़ाई x है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी? चौड़ाई के 2 गुने, यानी देखो चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर हम x माना था चौड़ाई को और लंबाई को उसी के आधार पर यहाँ लिखा है। और पूरा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 300 वर्ग मीटर। अब प्रश्न ये आता है कि वास्तव में एक संख्या के रूप में ये आना तो चाहिए, 2x + 1 है, इसका मतलब क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहा है 2x + 1 का मतलब क्या है। यहाँ संख्या क्या है और यहाँ क्या संख्या है, मतलब कितनी चौड़ाई क्या होना चाहिए वास्तव में और लंबाई क्या होना चाहिए, अभी हमें पता नहीं है। और इसी का पता द्विघात समीकरण को हल करने के बाद चलेगा। तो अब इससे देखो द्विघात समीकरण कैसे बनती है। तो यहाँ पर लिखा आया है, तो देखो क्षेत्रफल जो निकलता है ये एक आयताकार जगह है, तो आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने से निकलता है। तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने से निकलता है किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। तो अपने यहाँ पे लंबाई क्या है? 2x + 1 क्या है? 2x + 1, 2x + 1 ये तो अपनी लंबाई है। और चौड़ाई क्या है? x, तो इसका गुणा होगा x। और इन दोनों का गुणा होने पर जगह कितनी आनी चाहिए? 300 वर्ग मीटर। कितना आना चाहिए? 300 वर्ग मीटर। देखो ये 2x + 1, जो 2x + 1 है और ये x है, 2x + 1 ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, यानी कि दोनों तरफ मीटर स्क्वायर है, तो दोनों का मीटर स्क्वायर मैंने छोड़ दिया है ना। समीकरण में अपन दोनों तरफ छोड़ सकते हैं और दोनों तरफ लगा सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो चीज़ एक जैसी थी उनको छोड़ दिया है, उनको हटा दिया है। तो यहाँ पर चर लिखा गया और ये अचर है और एक तरह का समीकरण बन चुका है। अभी समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, तो अभी इसमें क्योंकि कुछ हल करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे? बहुपद का गुणा मैंने सिखा रखा है कैसे होता है। इनका गुणा होगा आपस में, x का गुणा इसमें होगा, 2x⁻² हो जाएगा। ये x का गुणा देखो ये 2 है और x के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2 आया, और ये चर का गुणा चर में होगा तो x का गुणा x में हुआ तो x⁻² आया है। तो x⁻² आया है। यहाँ पर वापस क्या करेंगे कि इस x का गुणा 1 में भी होगा, तो x एकम x, इस तरीके से आया है और ये बराबर क्या आ गया? 300। तो यहाँ हमने देखा है कि चर की घात 2 आई है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, जो 300 है इसको इधर ले आते हैं, यानी 2x² + x, और ये 300 इधर आया तो माइनस का 300 बराबर इधर क्या हो गया? 0, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 हो चुका है क्योंकि ये 300 उधर चला गया।
तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब आप यहाँ पर एक ध्यान से देखो कि आपको एक समीकरण नजर आ रहा है, और समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें बराबर का चिन्ह हो और दाएं बाएं कुछ न कुछ लिखा हो तो वह समीकरण कहलाता है। तो ये समीकरण तो आ गया, पर ये क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी दो घात है। कितनी घात है इसकी? दो घात है। ये ध्यान से देखो, सबसे बड़ी घात जितनी होती है उतनी घात का वो समीकरण कहलाता है। तो इसकी अधिकतम घात आप x पर देखोगे तो 2 है, तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये जो एक समस्या थी उस समस्या को हमने समीकरण में बदला और ये जो समीकरण बना ये द्विघात समीकरण बना है। और इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के बाद, हल करने का मतलब है x का मान निकालना, और x का मान निकलेगा तभी हम लंबाई और चौड़ाई निकाल पाएंगे। ट्रस्ट वाले उदाहरण में हमने देख लिया, धार्मिक ट्रस्ट वाला था, उसमें कि समीकरण कैसे बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण से आपका परिचय हो चुका है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ आता है परीक्षा में और ये पूछा जाता है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है या नहीं इसकी चेकिंग करने के लिए अपने को इसको थोड़ा हल करना पड़ता है। और जैसे हम इसको हल करते हैं जैसे हम इसको हल करते हैं और यदि हमें द्विघात समीकरण वाला रूप दिख जाता है तो हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। हल कैसे करते हैं इसको? देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक सूत्र होता है गणित में कि a प्लस या फिर a प्लस बी की घात 2 होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो, ये a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है? तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? a की जगह x है, प्लस की जगह प्लस, b की जगह 1 है और 2 की घात की जगह 2 की घात है। तो a स्क्वायर मतलब ये अपना a है, तो इसकी घात 2 हो गई, प्लस की जगह प्लस, b स्क्वायर मतलब अपना b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1, तो यहाँ 1 आएगा, प्लस 2 गुणा a की जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? वापिस गुणा, b की जगह क्या है? 1। तो क्या प्राप्त हो गया अपने को? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्या आ गया? 2x। इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। यहाँ आप लोगों ने अलग से हल करके देख लिया है। तो क्या आया? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये अपने को इनको हल करने पर प्राप्त हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 बाहर है, x माइनस 3 अंदर है, तो 2 का गुणा अंदर होगा तो 2x, और इस वापिस प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, और 2 तिया 6। आगे और इसको हल करेंगे तो देखो, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर नजर आ रहा नहीं है। ये क्या है? 2x, ये भी क्या है? 2x। जब एक जैसे पद दोनों तरफ दिखते हैं और इस तरह से समीकरण होता है और बीच में प्लस माइनस वाले चिन्ह होते हैं, तो दोनों ही अपन काट सकते हैं। यानी कि यूं समझो कि ये जो 2x था यही रहेगा और ये 2x इधर वाला था जो उधर जाएगा, तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2x में से 2x कट गया तो 0 हो गया। 0 हो गया मतलब कुछ नहीं है, तो इनको अपनों ने 0 कर दिया है, कट गए। तो यहाँ पर क्या आया? प्लस 1, ये माइनस 6 भी इधर आएगा तो ये प्लस का 6 आएगा, बराबर 0। तो x स्क्वायर 6 ने कितना होता है? 7, बराबर 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? जो चर होता है उसकी घात 2 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रही है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। प्रश्न वाली 4.2 एक्सरसाइज 4.2, इसमें एक पहला सवाल है जिसको अपन किस विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे काम करती है और कैसे हल करते हैं वो आप देखने वाले हो। तो पहला जो सवाल है, पहले का पहला x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर अब हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये रहता है कि अपने को इस वाले पद पर फोकस करना है, इस वाले, और हमें ये देखना है कि ऐसा क्या करें कि जोड़ घट 2 संख्याएं ऐसी कौन सी लें या 2 पद ऐसे कौन से लें जिनका जोड़ या फिर घटाव करें तो माइनस 3x आ जाए और गुणा करें तो माइनस 10 आ जाए।
तो अब यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अपने को कितने पद लेना है, यानी कि जोड़े या फिर घटाएं, जोड़े या घटाएं किन्हीं दो पदों को जोड़े या फिर घटाएं तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -3। ये हम इस गुणनखंड विधि को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करती है। दो पद लेने हैं, माना कि ये दो पद है, इनका जोड़ या घटाव करें तो -3 आना चाहिए, और गुणा करें इन दोनों का, वापस क्या करें, इन दोनों का गुणा करें तो क्या आना चाहिए, -10 का गुणा x² का गुणांक क्या है, 1, तो -10 का गुणा 1 में किया तो -10, यानी कि गुणा करने पर -10 आना चाहिए, जोड़ और घटाव करने पर -3 आना चाहिए, और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहला वाला x² जो होता है उसको ऐसे ही रखना है, और अब इनके गुणनखंड होने वाले हैं। तो इसके गुणनखंड हम कुछ इस तरीके से करेंगे, -2x प्लस 2x और -5x। आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने दो टुकड़े किए हैं, दो पद जो लाया हूँ, इनको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे ये लिखे हैं। तो इसको लिखने के लिए अपने को ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर, कि हमें देखना है कि ऐसे दो टुकड़े कौन से हैं कि जिनका जोड़ या घटाव हो तो -3x आ जाए। तो अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 5x, तो इनमें क्या होगा कि जब दो संख्याएं दिख रही है और चिन्ह उल्टे हो तो क्या होगा, घटाव, यानी 5x में से 2x गया तो कितना आता है, 3x, और चिन्ह वही लगाओ जो दिखने में बड़ा है, तो ये दिखने में बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस। तो बताओ ये -3x आया कि नहीं आया, तो ये -3x इन दोनों से आया है, बिल्कुल -3x आ चुका है। तो अब अपने को ये भी देखना है कि क्या इन दोनों का गुणा करने पर -10x² आता है या नहीं, -10x² आता है या नहीं। और ये मैंने कहाँ से लिखा था, यानी कि ये जो C वाला पद होता है लास्ट वाला, इसका गुणा इसमें होगा, तो -10x² आता है, तो वो -10x² इन दोनों का गुणा करने पर आना चाहिए। तो देखो 2x में गुणा होगा -5x से, तो इनका गुणा कराएंगे, 2 5 10, x का x में गुणा हुआ तो x की घात 2, और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस। तो बताओ -10x² आया कि नहीं आया, आया। तो इन दोनों का जोड़ या घटाव करने पर -3x आ गया, और इन्हीं दोनों का गुणा करने पर 10x² आ गया। इसका मतलब हमने टुकड़े सही किए हैं। तो फिर अपने क्या लिखना है, -10 बराबर 0। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, और तो इसमें आगे बढ़ने के लिए अपने को इस तरीके से दो टुकड़े कर लेना है, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर इसी संख्या को लिखना है, जो आपको लास्ट में दिख रही है उसी को लिखना है, न कि ये पूरा गुणा करके लिखना है। जो आपको लास्ट में दिख रही है उसी को लिख देना है। यहाँ पर 1 2 3 4 हमें प्राप्त हो गए, 4 पद। अब अपने को इसमें से दो दो के जोड़े बनाना है, ये जोड़ा अलग और ये जोड़ा अलग। तो अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन, जो चीज़ दोनों में होती है उसको बाहर निकालना है, या फिर भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखो x इसमें भी नजर आ रहा है और x इसमें भी नजर आ रहा है, यानी कि दोनों में है, तो x को अपन बाहर ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x में इसमें भी भाग लग रहा है, तो x में x² में x से भाग लगता है तो क्या आता है, देखो x की घात कितनी है, 1, x की घात कितनी है, 2, ये आधार एक जैसे हैं, तो आधार समान होने पर भाग में घातें घटती है। तो आधार तो ऐसा कैसे रहता है और भाग में घातें घटती है, मतलब 2 में से 1 घात घटी, तो क्या है, x की घात 1। तो इसीलिए यहाँ पर जो x बाहर लिया था, इसका मतलब x का अंदर भाग लगा रहे, तो भाग लगाया तो x बचा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी जो x था वह बाहर निकल गया था, अंदर क्या बचा, 2। यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर इस पद के आगे भी माइनस है और इस पद के आगे भी माइनस है, इसका मतलब माइनस बाहर निकाल सकते हैं, सॉरी माइनस बाहर निकालना है, एक तो माइनस बाहर निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, 5, ये 5 भी बाहर निकाल दिया है। तो -5 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, x, और -5 से इसमें भाग लगाना है, तो माइनस का भाग
माइनस में लगेगा तो नियम कहता है प्लस आता है, और 5 से जब 10 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। और ये बराबर की जगह बराबर और जीरो की जगह जीरो आया है। यहाँ हमने देखा है कि दो पद हमें दिख रहे हैं, एक पद और दूसरा पद। तो इन दोनों ही पदों में कौन सी चीज है जो एक जैसी है? तो इन दोनों ही पदों में जो एक जैसी चीज वो दिख रही है अपने को x+2 और x+2। तो x+2 को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया जाता है। तो x+2 कॉमन निकल गई यानी बाहर निकल गई, तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा। और ये x+2 भी बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? -5 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने देखा है कि एक द्विघात समीकरण था जिसके हमने गुणनखंड किए और अपने को दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, यानी कि दो गुणे में खंड या फिर गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, और इसीलिए इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। अभी भी हमें जो चर है उसका मान प्राप्त नहीं हुआ है, और चर का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहली स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इस x+2 को यहाँ रखते हैं और जो ये x-5 है जो गुणे में है, क्या ये 0 के बटे में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो x-5 0 के बटे में आ गया है। तो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो क्या हो जाता है? 0। तो x+2 बराबर क्या हो गया? 0। ये पहली स्थिति थी। ऐसा हमने किया है कि क्या किया, x+2 को यही रखा और x-5 को 0 के बटे में रख दिया। हम ये भी कर सकते थे, x-5 को यहाँ रख सकते थे और x+2 को नीचे ले जा सकते थे, ऐसा भी हम करेंगे। पर फर्स्ट स्थिति में हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर हमें जो x का मान प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? -2। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, क्या है? द्विघात समीकरण है, इसलिए अपने को इससे दो मान प्राप्त होंगे। तो पहला मान हमने प्राप्त कर लिया x बराबर -2। तो फिर सेकंड स्थिति वापस हम ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सेकंड स्थिति कि इससे पहले हमने x+2 को यहाँ रखा था, तो अब की बार हम क्या करेंगे, x-5 को इधर रखेंगे और 0 की जगह 0 रहेगा और ये x+2 है जो बट्टे में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, x-5 बराबर 0। तो क्या होगा, x का मान कितना आया? 5। तो हमें यहाँ पे x के दो मान प्राप्त हुए। x का एक मान तो प्राप्त हुआ -2 और एक मान प्राप्त हुआ 5, जो कि हमें गुणनखंड विधि से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके x के दो मूल या फिर दो मान या फिर दो शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो तरीका आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और उदाहरण या एक और सवाल हम लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक और लेते हैं अपन इसमें, इसी प्रश्नावली का। एक और सवाल लिखा है 2x², दूसरा सवाल है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करना है कि अपने को फिर से अपने को बीच वाले पद पर ध्यान लगाना है और दो ऐसे पदों के बारे में सोचो कि जिनका जोड़ या घटाव करें तो x आ जाए और गुणा करें तो 6 दूनी 12x² आ जाए। तो 12x² गुणे में आना चाहिए, ये आपको ध्यान लगाना है। कितना आना चाहिए? 12x² गुणे में आना चाहिए। तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए दो पद। ऐसे पद सोचो कि जिनका जोड़ या घटाव करें तो x आ जाए। तो देखो मैंने सोच लिया है क्या है वो, 2x²। और यहाँ पर लिखेंगे अपन 4x - 3x। अब ध्यान से देखो आप, 4x में से 3x घटेगा तो x आएगा, यानी कि जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला पद आ गया है। और इनका गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए? 6 दूनी 12, ये माइनस भी साथ में गुणा होगा तो -12x²। तो देखो इन दोनों का गुणा होगा, 4x में गुणा होगा -3x का, तो क्या -12x² आता है क्या? देखते हैं। देखो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -4 3 12, फिर x का गुणा x में होगा तो x²। तो देखो सेम चीज आएगी नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों पदों का आपस में गुणा होने पर -12x² आ गया है। इसका मतलब ये दोनों पद हमने सही ढूंढ लिए थे।
तो यहाँ पर बाद में क्या लिखना है, जो बाद वाली संख्या दिख रही है उसको ऐसा कैसे लिख देना है, बराबर 0 लिखना है। ये इतना सा काम मुख्य होता है। यहाँ तक अगर हम पहुंच गए तो गुणनखंड विधि से सवाल को हल करना या फिर द्विघात समीकरण को हल करना बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा दिमाग यही लगाना पड़ता है कि कैसे इनके दो टुकड़े करें कि जिसका जोड़ या घटाव करने पर ये बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाए। ठीक है, तो ये आपका ये जो तरीका है, ये जो दो पद निकालते हैं, ये एक ही चीज से संभव है और वो है अभ्यास। प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरीके से दो टुकड़े करना आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर हमने तो अपने को यहाँ 4 पद प्राप्त हुए, जिसमें से जिनको समूह में मतलब जोड़े में बांट देना है, जैसे इनका एक जोड़ा और इनका एक जोड़ा। तो अब क्या करेंगे, इस जोड़े में से अपने को ये देखना है कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा है जो दोनों में है, उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इसमें भी 2 का भाग लग सकता है और इसमें भी 2 का भाग लग सकता है। इसमें भी x का भाग लग सकता है और इसमें भी x का भाग लग सकता है। तो 2x कॉमन निकाल लिया तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा और x स्क्वायर है तो x बाहर निकल गया, तो अंदर x बचा, प्लस 2 से 2 में भाग लगाया तो 2 दूना 4 और x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर माइनस बाहर निकाल लिया। यहाँ पर माइनस क्यों निकाला, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस बाहर निकालेंगे। उसके अलावा हम 3 भी बाहर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 3 से भाग इसमें भी जा रहा है और 3 से भाग इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 3 को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब -3 बाहर निकल गया, -3 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, x। और इस -3 का भाग इसमें लगेगा तो माइनस का भाग माइनस में लगेगा तो प्लस, और 3 से 6 में भाग लगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। क्या आया, बराबर 0 आया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने ये काम किया ये सही किया कर किया, इसका पता यहाँ चल जाता है। ये जो कोष्टक पे जो चीज आती है अगर एक जैसी दिख जाती है, इसका मतलब हमने ये काम बिल्कुल सही किया है। तो देखो ये 2 पद हैं, एक पद और 2 पद, बीच में माइनस का निशान है। हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से जो एक जैसी चीज दिख रही है, तो x+2 और x+2 इसको बाहर निकाल देंगे, इसको कॉमन निकाल देंगे। तो x+2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 2x, और ये x+2 भी बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, -3 बराबर 0। बस यहाँ तक पहुंच गए, मतलब करीब करीब हम हल के पास पहुंच चुके हैं। तो देखो आगे क्या होगा, हम क्या करते हैं, x+2 यही रखेंगे और ये 2x - 3 इसके नीचे जाएगा, मतलब 0 के नीचे जाएगा, यानी 0 के बट्टे में, और 0 के बट्टे में कोई भी संख्या होती है तो क्या हो जाता है, 0। तो ऐसी स्थिति होगी तो x का मान क्या प्राप्त होगा, -2, है ना। यानी कि यदि मैं यहाँ पे कह दूं यदि x+2 बराबर 0 तो ऐसा आया, है ना। यदि ऐसी स्थिति है तो ये आएगा, और यदि 2x - 3 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार हमने 2x - 3 को इधर रखा और x+2 जो इसके गुणे में था उसको भेजा इसके भाग में, तो 0 के बट्टे में कोई भी संख्या होगी तो 0 हो जाएगी। तो फिर x का मान क्या आएगा, 2x बराबर -3 का है 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x यही रहेगा, 3 अपनी जगह ही है, और x के गुणे में जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो इस तरीके से अपने को x के 2 मूल प्राप्त हो गए हैं। एक तो हुआ x बराबर -2 और एक हुआ x बराबर 3/2, जो कि इस द्विघात समीकरण के मूल है। तो हमने यहाँ पर 2 उदाहरण समझ लिए हैं कि किस तरीके से गुणनखंड विधि से हम इनके मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, वो हमने इस गुणनखंड विधि से जान लिया है। अगर आपको किसी और सवाल में दिक्कत आए हैं तो कमेंट जरूर करना है, और जो मैंने आज इस चैप्टर में इस पार्ट 1 में जो चीज़ें बताई है उसका आपको अभ्यास करना है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट करना है। और गुणनखंड विधि से जितने सवाल आपसे हो सकते हैं उसको मेरे बताए तरीके से आपको करना है, और अभ्यास करोगे तो आप इसी तरह से उस बीच वाले पद के 2 टुकड़े करना सीख जाओगे। वो संभव होगा आपके अभ्यास से। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।
और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगला जो पार्ट होगा वह एक अलग विधि पर आधारित होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।